वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था बताओ? या यू राइट, चैप्टर नंबर 8, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। बिल्कुल सही। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, हमने जहाँ छोड़ कर रखा था। तो आप ये बताओ कि प्रमोटर्स का डेफिनेशन कहाँ लिखा गया है कंपनीज एक्ट में? बताओ। बिल्कुल सही। तो आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में दिया गया है प्रमोटर आखिर है क्या, प्रमोटर किसे कहेंगे और प्रमोटर किसको नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही। तो देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, कुछ कुछ सेक्शंस और डेफिनेशन के सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप प्रोफेशनल क्लियर करके या एग्जाम में के बाद आपने अगर इंटरव्यू में अपियर किया होगा अपने ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं कि प्रमोटर आखिर है कौन। Who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return. एनुअल रिटर्न कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 92। जिसे भी प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, या फिर एनुअल रिटर्न में बताया गया कि वो प्रमोटर है, वो बंदा प्रमोटर है, तो उसे हम कहेंगे प्रमोटर। बिल्कुल सही। हमने हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु हैज़ the control over the affairs of the company directly or indirectly, ठीक है, whether as a shareholder, director or otherwise। ये otherwise जिस definition में आ जाता है ना, वो इतना scope wide कर देता है उस definition का कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आपके इमेजिनेशन के परे चला जाएगा वो चीज़। जैसे अदरवाइज में यहाँ कौन आ सकते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन हमारे कंपनी में हमारे कंपनी पर कंट्रोल करता है? अब गेस करो। कंट्रोल करते हैं एग्जैक्टली। देखो, सिर्फ अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर दिया होता ना तो ये नहीं आते, क्योंकि ये एक्चुअली में डायरेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ अदरवाइज की वजह से ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। Who in accordance with whose advice, directions, instructions the board of directors of the company is accustomed to act। मतलब वो हैबिचुएटेड है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, तो उन पर्सन्स को कहा जाएगा कि वो प्रमोटर है हमारी कंपनी का। बिल्कुल सही हो गया। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करेगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्रमोटर की डेफिनेशन में। चलो सही है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, प्रमोटर is not only a person who has been named in the prospectus, but also all those persons who have control over the affairs of the company or on whose advice BOD of the company board of directors are accustomed to act। बिल्कुल सही। चलो ये भी हमने देख लिया डेफिनेशन। अब है however by way of proviso to the definition it has been, ठीक है, ये भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो काम कर रहे हैं जैसे हम आते हैं उसमें जनरली पी सी ए सी एस सी एम ए हमें एक्सक्लूड किया जाता है, एडवोकेट्स भी आते हैं, हम लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है कि हम भले ही प्रमोटर के जैसा काम कर रहे हैं लेकिन हमें प्रमोटर क्लासीफाई नहीं किया जाता। ठीक है। अब कंट्रोल क्या है? अब हम लोग सबने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम ये देखेंगे कंट्रोल क्या है। अब आप मुझे सेक्शन बताओ, स्क्रीन पर मत देखो, उसके सेक्शन सोचो सोचो सोचो। सेक्शन 2 क्लॉज 27 में बताया गया है कि आखिर कंट्रोल किसे कहेंगे, क्या होता है कंट्रोल। ठीक है। शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट। ठीक है। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी और डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting rights or in any other manner. आप सबने ये चीज रीड कर लिया एक बार, चलो आप एक बार खुद से रीड करो। मैं ये मार्किंग हटा देती हूँ, आपको परेशानी हो रही होगी। ठीक है, एक बार आप खुद रीड करो क्या लिखा गया है। देखो, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ो ना, आपने एक बार खुद रीड कर लिया अभी, फिर उसको ऐसे बाइफरकेट करो। अपनी राइटिंग में जब आप करोगे तब आपको चीज़ें बहुत क्लियर होगी। जैसे ये डेफिनेशन था, ये एक बार में पढ़ के ऐसा लगेगा क्या हो गया, लेकिन ये डेफिनेशन को जब हमने तोड़ा, पहला पॉइंट क्या था, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी, चलो सही है, मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का एक राइट है, या फिर कंट्रोल द मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करना, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे अकेले कर रहे हो या किसी के साथ कर रहे हो, ठीक है। इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू, मतलब शेयर होल्डर्स कोई भी अग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको ऐसा राइट मिल जाता है ना करने का, ऐसी चीज़ें करने का, इन्फ्लुएंस करने का, पॉलिसी डिसीजंस या अपॉइंट करने का, तब आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास कंट्रोल है उस कंपनी का। In India, a large number of companies are family owned where the promoters are the majority of controlling share. जैसे रिलायंस में ले लो, वो भी फैमिली ओन्ड है काफ़ी हद तक, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में फैमिली के ही है, भले वो लिस्टेड है, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो कि डिसीजन मेकिंग करने में ज़रूरी होता है जितना परसेंटेज, उतना उनके पास ही है, फैमिली के पास। They either manage the day-to-day affairs of the company or directly influence its activities with their significant holding. They can make all decisions of the company, including appointment. ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा प्यारा ICTR जो हमने फंडिंग में पढ़ा है, या अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे, वो क्या कहता है इसके बारे में। प्रमोटर का जो डेफिनेशन है वो है, आप स्क्रीन पे मत देखो, सोचो पहले, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन कह सकते हैं, बहुत एलैबोरेट डेफिनेशन है, ठीक है, एलैबोरेटली बताते हैं, जितना हमारा कंपनीज एक्ट बताता है ना, उससे भी ज़्यादा गहराई से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिफाइन किया जाता है यहाँ पर। देखो, पहला तो वही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट, उसमें था प्रोस्पेक्टस, इसमें है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, चलो वो समझ गए, कंट्रोल है समझ गए, एडवाइस पर अगर आप काम करते हो तो वो भी समझ गए। ये चीज़ आप पढ़ लेना कि प्रोवाइडर दैट इनको नहीं समझा जाएगा, उसमें कोई लिमिट बताई गई है। अब इसमें जो ICTR है ना, वो मेनली बताता है प्रोमोटर ग्रुप का डेफिनेशन, कि आखिर ये प्रोमोटर ग्रुप क्या है। प्रोमोटर तो हमने समझ लिया कि प्रोमोटर जो कंपनीज एक्ट में है वही, बहुत हद तक उसको ही, जो कंपनीज एक्ट में उसी को ICTR ने रेप्लिकेट किया है, वही चीज़ कॉपी पेस्ट की है बहुत हद तक। अब है कि प्रोमोटर ग्रुप क्या है, बाकी तो सब सही है, प्रोमोटर ग्रुप क्या है। पहला है इसमें इंक्लूड्स प्रोमोटर, जो प्रोमोटर के डेफिनेशन में ऊपर आ गए वो तो प्रोमोटर है ही, वो प्रोमोटर ग्रुप में तो आएंगे। अब दूसरा क्या है, इमीडिएट रिलेटिव। एक काम करते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, अब वो चीज़ वहाँ देख लो, 20 मिनट्स तक का, आधे घंटे तक का एक वीडियो है, मेरे चैनल पे सर्च कर लो, नहीं तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है, उसे देखो, आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करके आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और सभी का। तो एक बार वहाँ
अच्छे से देख लूँ, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। जो कंपनीज एक्ट का भी है, जो प्रमोटर, जो आईसीडीआर में है, सभी को हमने डिस्कस किया है अच्छी तरीके से, टाइम देकर डिस्कस किया। अगर हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे हर चैप्टर में ना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम देखते हैं रोल्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, क्या रोल होता है, क्या लाइबिलिटीज होती है एज ए प्रमोटर। The general role of promoters are discussed is applicable anywhere including in India. Companies Act does not lay down specific duties of promoter. However, various sections impose liabilities on promoters under certain conditions even when they are not directors or employees. मतलब आप जब सीज कर जाते हो ना, कि आप आज जैसे 31 मई 2020 को आपने रिजाइन कर लिया, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन आपने रिज़ाइन कर लिया तो आपकी ड्यूटी से आप ख़त्म हो जाते हो, लेकिन बल्कि उस दिन के बाद से, अगर उस पीरियड का, जब तक आप डायरेक्टर थे, उस पीरियड का कोई भी इशू आता है, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, इंस्पेक्शन में आपकी इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आना होगा। ठीक है, इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं होगा। इट इज़ योर ड्यूटी एंड यू आर लायबल टू कम। ठीक है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन है 259 और 260 में, ऑफिसर का डेफिनेशन है 259 में, और डिफ़ॉल्ट ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट का डेफिनेशन है 260 में। एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस, देखो ये आप पढ़ लेना, ये कुछ ऐसे अलग नहीं दिया हुआ है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी उस कंपनी को बनाने सब में, तब भी आप लायबल होते हो। ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, अगर आपने, और आप ध्यान से देखो यहाँ सेक्शंस भी मेंशन नहीं है, ये है सेक्शन 7, ये है सेक्शन 45। अगर आपने कभी भी प्रोस्पेक्टस में फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, तब आपकी लायबिलिटी बनेगी, अगर उससे किसी को भी लॉस या डैमेज होता है तो। कॉन्ट्रोवेंशियल प्रोविजंस ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं, तो सेक्शंस का रेफरेंस दिया हुआ है, तो एक बार वो आप रीड कर लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। आपको याद होगा सेक्शन 102 है इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको टाइम का कितनी देर पहले आपको नोटिस देना है, या फिर क्या क्या नोटिस में चीज़ें पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, और उसका डिफ़ॉल्ट का यहाँ दिया हुआ है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो 50,000 और 5 टाइम्स द अमाउंट बेनिफिट आपको देना पड़ेगा, विच एवर इज मोर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, जस्ट अ सेकंड, कोऑपरेट विद ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेक्शन 284 बताता है कि प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स को कंपनी के जो लिक्विडेटर होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको असिस्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको 6 महीने की सज़ा या फिर 50,000 फाइन और बोथ हो सकती है। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर आपका इंटेंशन बहुत गलत है बिजनेस शुरू करने का या चलाने का, तब भी आपको पनिश किया जा सकता है। वोकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, वोकेशन 167, 168 रेजिग्नेशन। Besides first directors, if all the directors resign or their offices are vacated, the promoters may appoint, जब तक उसका प्रॉपर एक कोरम तैयार ना हो जाए तब तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रमोटर्स। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के चैप्टर में। मेजॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, फॉल्स हॉर बॉटल का आपने अगर पढ़ा होगा केस लॉ, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर होल्ड और कंट्रोल मोर देन 50% लिखा गया है। of the shares of the company, they are known as majority. ठीक है, this gives them absolute power, absolute control over the operations of the company, particularly selection of board by deciding who will be appointed as directors. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, typically in Indian family firms, promoters
along with their family members control majority, मतलब बेसिकली फैमिली ही ओन करती है मेजॉरिटी, ताकि डिसीजन मेकिंग में अगर वो लिस्टेड भी होती है तो उतना ही वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक है, जैसे जो मिनिमम है 25%, जनरली 25 या 30% ही पब्लिक शेयर होल्डिंग रहती है, बाकी वो खुद ही शेयर्स होल्ड करते हैं. स्मॉल शेयर होल्डर्स आर डिस्पर्स्ड across the country and traveling to the meeting venue is time consuming भी है, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं. Those with short term investment वो बस इतना सोचते हैं कि प्रॉफिट हुआ, मेरा कॉस्ट कवर हो गया और कुछ प्रॉफिट हो गया तो अच्छा, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, हम इसे बेचकर सेल ऑफ कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं. इनको कोई मतलब नहीं होता मैनेजमेंट से. Sometimes small shareholders do not bother to participate as their view as दे आर ऑफ द व्यू दैट द कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग इज मोर दैन द बेनिफिट. मतलब देखो, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, रहने का होटल, फूडिंग, ये सब खर्चा कुल मिला के इतना हो जाता है ना कि आपका एक सिंगल वोट उतना कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर चेंजेस नहीं ला सकता. तो आप फिर सोचते हो कि कोई फायदा नहीं है फिर. The interest goals and investment horizons of majority shareholders may vary from the minority. Majority shareholders may decide and invest or investing company surplus in risky ventures, whereas minority सोचेगा कि हम safe खेलते हैं. यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ज़्यादा तो लंबा चैप्टर नहीं है. We'll complete it soon. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. इंडिया में कैसे शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 3. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम. बाय बाय.